फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके सामने संधि लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले वाला वीडियो हमारा माहेश्वर सूत्र पर संबंधित था और ये वीडियो हमारा संधि से संबंधित होगा। और संधि से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जो संधियां आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारी संधियां हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। और दोस्तों से, मित्रों से और जो भी हमारे स्टूडेंट्स कोचिंग के हैं, सब लोग बार बार यही कंप्लेन कर रहे हैं कि सर संधि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो संधि हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। और अगर आप ध्यान से लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हैं तो मेरी गारंटी है आपको आज के बाद कभी फिर कहीं संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संधि का तात्पर्य क्या होता है? तो संधि का तात्पर्य अगर हम देखें तो मेल, संधि मतलब मेल होता है, संधि का मतलब संयोग होता है, संधि का मतलब समझौता भी होता है। लेकिन आज हम संस्कृत की संधि को पढ़ रहे हैं, अर्थात व्याकरण की संधि को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा एक प्रकार का वर्ण विकार। और ये विकार कैसे होगा? ये जो संधि में जो विकार होता है, यह दो वर्णों के मध्य होता है। कितने वर्णों के? दो वर्णों के मध्य विकार होता है संधि में। और ये जो दो वर्ण होते हैं, ये जो दो वर्ण होते हैं, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं। दो अलग अलग शब्दों से मिलने का मतलब क्या होगा यहां पर कि एक शब्द होगा और ये शब्द होगा। ये मान लीजिए ये कोई शब्द है और ये भी कोई शब्द है, तो इसका अंतिम अक्षर और इसका पहले अक्षर के मिलने से जो विकार होगा उसी को हम संधि कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं वो शब्द कैसे होंगे। जैसे हमने रख लिया विद्यालय, हमने ले लिया शब्द एक विद्यालय, और इस विद्यालय का हमने पहले क्या कर दिया? संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद जब हमने किया तो यहां पर हमें मिला विद्या। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगी संधि। विद्या धन आलय, इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया, विद्या धन आलय। और संधि किसमें होगी? पहले शब्द के अंतिम अक्षर में। तो हमारा ये विद्या एक शब्द है और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में, तो हमारा आलय भी एक शब्द है। तो ये होगी कैसे संधि? तो आइए समझते हैं। विद्या, तो विद्या में अगर हम देखें तो यहां पर दीर्घ आ छुपा हुआ है, इसको हमने निकाल दिया और यहां से हमने आ ले लिया दीर्घ आ। तो फिर यहां पे बचा क्या? यहां पर सिर्फ विद्या बचा और यहां पर लय बचा। और फ्रेंड्स, यह स्वर संधि के अंतर्गत संधि विच्छेद हो रहा है। तो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, और इस माध्यम से दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलके फिर क्या बन जाते हैं? दीर्घ आ। और यहां पर हमें बचता है विद्य और धन, दीर्घ आ और धन लय। और अब फ्रेंड्स बात ये आती है कि इसमें ये कहां जुड़ेगा? तो रूल है, जब कोई व्यंजन हो और उस व्यंजन में स्वर ना हो, और ये हलंत का मतलब होता है दोस्तों कि वह व्यंजन स्वर रहित है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है। और जब इसमें स्वर ना हो और उसके तुरंत बाद कोई स्वर हो तो वह स्वर उस व्यंजन में आके जुड़ जाता है। तो अब होगा क्या? ये जो द्या है इसमें आ जुड़ जाएगा तो यहां हो जाएगा विद्या, और ये लय जुड़ जाएगा, फिर हो गया विद्यालय। ये हो जाएगा आपका विद्यालय। स्वर संधि, संधि की अगर हम बात करें तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, अर्थात इनके तीन भेद हैं। तो पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि हमारी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ाते समय बताया था कि क्यों जानते हैं। दूसरा हमारा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरी संधि हमारी है विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से स्वर संधि को अन्य नामों से जाना जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अच संधि। अच संधि क्यों? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से जानते हैं। और हल संधि, व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से जानते हैं।
और तीसरी संधि हमारी है विसर्ग संधि। तो आइए एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। तो पहली हमारी है स्वर संधि। स्वर संधि आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। और स्वर संधि देखा जाए तो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। इसके कुल वैसे तो 8 भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह 5 प्रकार की होती है। और इन 5 प्रकारों के बारे में हम समझेंगे। वैसे तो पहले हम जान लेते हैं इसके कुल 8 भेद कौन कौन से हैं। तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो फ्रेंड्स मुख्यतः अगर पूछे तो 5 प्रकार के होते हैं या 5 भेद हैं। और कुल की बात करें तो इसके कुल स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। तो आइए हम आज स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि को समझते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि समझेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो फार्मूला है वो है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद यदि अक प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसा कि अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से ही पता चल रहा है कि अक प्रत्याहार के बाद यदि अक प्रत्याहार के समान कोई वर्ण आए तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। डिफिनेशन के माध्यम से हम इसे समझते हैं। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री, री के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ, मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि ये कैसे हो जाता है। जैसे अगर हम देखें परमार्थ, तो परमार्थ का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहां हो जाता है परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। अर्थात इन्होंने कहा कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अर्थात लेकिन समान आना चाहिए। अक प्रत्याहार के अंतर्गत यही 5 वर्ण आएंगे, इनमें से समान वर्ण आना चाहिए। जैसे परम से हमें क्या मिला? आ, और यहां से भी हमें क्या मिला? आ। और इन दोनों देखिए पहले शब्द में भी आ आया और दूसरे शब्द में भी आ आया है, तो इन दोनों के योग से क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। किस सूत्र से? अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थात इन्होंने कहा कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में यदि समान वर्ण आते हैं, अब यहां पर समान वर्ण का मतलब आ आना चाहिए, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरे में भी समान आना चाहिए, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो अगर पहले और दूसरे दोनों शब्दों में इस तरीके से वर्ण आते हैं तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसा कि आपने यहां देखा कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर में आ आया और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में आ आया, तो दोनों मिलके क्या हो गए? दीर्घ हो गए। ये स्थिति ऐसे भी बन सकती है कि अगर पहले शब्द के अंतिम अक्षर में दीर्घ आ आए और दूसरे वाले में भी दीर्घ आ आए तो भी ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ ही होंगे। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? यदि पहले शब्द के अंतिम अक्षर में ह्रस्व आ आए और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में दीर्घ आए तो भी ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ। मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों में अगर समान अक्षर आते हैं जो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इनमें से कोई भी, तो वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ऐसा नहीं जैसे यहां दीर्घ आ आए और इसके बाद इसमें ह्रस्व आए, तब भी ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ हो जाएंगे। तो और ये किस सूत्र से हो जाएंगे? अकः सवर्णे दीर्घ के माध्यम से हो जाएंगे। दीर्घ माध्यम से सूत्र से ऐसा हो जाएगा। आइए और समझते हैं इसे हम। जैसे यहां पर हम देखें तो परम, यहां पर दीर्घ आ हो गया, तो यहां पर बचा क्या? यहां पर बचा परम, और इसमें से हमने स्वर निकाल दिया था इसलिए इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया। अब और यहां से तो आ ही हमने उतार दिया था, तो सिर्फ ऊपर रेफरा और था बचा हुआ है। इस तरीके से हम देखें तो अब हमारे पास इसको जोड़ने का हम तरीका समझते हैं। आपको हमने बताया है कि जब कोई व्यंजन वर्ण हो
और उसके नीचे हलंत हो। हलंत का मतलब कि उसमें स्वर नहीं है और इसके तुरंत बाद स्वर हो तो वह स्वर इस व्यंजन में आके मिल जाता है। तो यह स्वर जब इस व्यंजन में आके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, परमा। और रथैया है ये, तो ये हो जाएगा परमार्थ। अन्नाभाव, अन्नाभाव, अगर हम इस अन्नाभाव को देखें तो इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे और इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अन्न धन अभाव। और फिर फ्रेंड्स अब हमने बताया संधि कहां होती है। संधि दो वर्णों के बीच में होती है, लेकिन वो कैसे होती है, दो शब्द होते हैं, दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर दोनों आपस में मिलते हैं, उसमें जो विकार होता है वही संधि होती है। तो यहां पर कौन सा वर्ण है, तो यहां पर हमें मिलेगा आ, क्योंकि इस ना में आ छुपा हुआ है। और कौन सा आ है, ह्रस्व आ है। और यहां से भी हमें मिलेगा क्या, ह्रस्व आ। और ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ हो जाएंगे। किस सूत्र से, अकः सवर्णे दीर्घा से, क्योंकि आपको बताया गया है कि अक प्रत्याहार के बाद यदि अक प्रत्याहार का ही वर्ण आता है, समान वर्ण आता है, तो दोनों दीर्घ हो जाते हैं। तो इसके इसके मिलने से क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घ हो गया। अब देखते हैं फिर यहां पे बचा क्या, यहां पर बचेगा अन्न और इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे, क्योंकि अब ये भी स्वर रहित हो गया है, इसमें से आ हमने निकाल दिया है। और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ आ नीचे आ गया है तो यहां भाव बचा, यहां हो गया भाव। और इस तरीके से हम देखेंगे तो अब फिर वही बात आती है, इसमें कोई व्यंजन नहीं है, सॉरी व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ये हो जाएगा अन्ना और इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा अन्ना भाव। आपने देखा कि फिर वही आ गया। आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। जैसे हिमालय, तो हिमालय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा हिम धन आलय। अब इसे हमें जोड़ना है, अकः सवर्णे दीर्घा का सूत्र है हमारे पास। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ह्रस्व आ, और यहां से भी हमें क्या मिलेगा, दीर्घ आ। और यहां पे बचा क्या, धन लय, और यहां पर क्या बचेगा, हिम। लेकिन आपको पता है कि अगर समान वर्ण आते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, तो फिर हम इनको मिलाएंगे और आ मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। और फिर ये जो हिम है ये यहां आएगा नीचे, और यहां पर क्या बचेगा, लय। अब ये स्वर रहित है, अर्थात इस व्यंजन में कोई स्वर नहीं है और इसके तुरंत बाद स्वर है, तो यह स्वर इसी में आके मिल जाएगा, तो हो जाएगा हिमा। और लय हम जोड़ देंगे तो हो गया हिमालय। तो दूसरा हमारा उदाहरण है गिरीश। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, गिरीश, तो संधि हमेशा कहां पे होगी, संधि विच्छेद यहां पे होगी। तो चलिए हम संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो जो शब्द होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अगर हम यहां पर लिख दें गिर, यहां पर हम गिरी लिख दें और गिरी लिख दें, और यहां पर हम लिख दें इस, और यहां पर लिख दें इस, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि क्या है, संधि जब होगी हमारी तो दोनों शब्द समान, दोनों वर्ण जो है एक समान होने चाहिए, मतलब यहां भी ई होना चाहिए, यहां भी, तो यहां भी ई मिल रहा है और दोनों को मिलकर दीर्घ ही बनेगा। लेकिन इन सबके साथ साथ एक बात का हमें जरूर ध्यान रखना है कि ये जो हमारे शब्द निकलते हैं संधि विच्छेद के बाद, इनका अर्थ निकलना चाहिए। और अगर इनका अर्थ नहीं निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे संधि विच्छेद हमारी रॉन्ग हो जाएगी। जैसे गिरी, गिरी का कोई अर्थ नहीं है, इस नहीं होता है, अर्थात अगर गिरी देखें तो यहां पर गिरी का मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, और ईश का मतलब क्या हो जाएगा, भगवान, है ना, या ईश्वर हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि जिन शब्दों का हम संधि विच्छेद कर रहे हैं और जो नए दो शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं उनके भी कोई ना कोई अर्थ निकलने चाहिए, या फिर वो सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा गिरीश का संधि विच्छेद हुआ गिरिधन ईश। आइए इसे हम समझते हैं, इसे हम फिर से पुनः कैसे उसी रूप में प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा है गिरि धन ईश।
अब वही फार्मूला अका सवर्ण दीर्घ वाला, पहले शब्द का अंतिम अक्षर निकालेंगे। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? ई है, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें दीर्घ ई मिलेगा, यहां से ह्रस्व ई, यहां से दीर्घ ई, और वही सूत्र अका सवर्ण दीर्घा, अर्थात अगर समान वर्ण आते हैं तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। तो ई और ई मिलके क्या हो जाएगी? यहाँ पर दीर्घ ई। लेकिन यहाँ पे बचा क्या? तो यहाँ पर सिर्फ बचा गिर, यही तो बचेगा, क्योंकि क्यों रा सिर्फ स्वर रहित हो गया? क्योंकि इसमें से ह्रस्व ई हमने निकाल लिया है। आगे फिर हम देखते हैं, यहां से भी हमने दीर्घ ई निकाल लिया, तो यहां पर सिर्फ क्या बचा? सा। लेकिन फ्रेंड्स अब फिर इसको जैसे ही हम जोड़ेंगे फिर इसी रूप में हमें ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए, तो यहां हो जाएगा गी, और रा स्वर रहित है तो स्वर इससे आ गया तो हो गया गिरी, और ये शाह है हमारा तो हो गया गिरीश। इस तरीके से आपने देखा कि संधि हमारी गिरीश की संधि विच्छेद कैसे हुई, और फिर पुनः उसको हमने संधि कैसे कर लिया, और उसको जोड़ कैसे लिया, उसको बना कैसे लिया। दोस्तों एक एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं। तो आपका ह्रस्व आ का हो गया, ई का हो गया, अब हम उ का उदाहरण लेकर चलते हैं। और जो हमारा उ का उदाहरण है वो है वधूत्सव। वधूत्सव, या फिर संस्कृत में कहें तो वधूत्सव। अब इसका हमें उदाहरण लेकर चलना है, और इसको हमें समझना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम सबके एक एक उदाहरण देकर के आगे चलते हैं और दूसरी संधि की समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देखें तो यहां से हमें मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि दो वर्णों के मेल से ही यहां पर बनना, और दोनों वर्ण समान होंगे। तो यहां पर क्या है? उ है, यहां पर उ है, तो इसका मतलब पहले शब्द में भी उ रहेगा और दूसरे शब्द में भी उ रहेगा। तो चलिए यहीं से समझते हैं, वधु धन उत्सव कर देते हैं। दूसरा क्या कर देते हैं? वधु धन उत्सव कर देते हैं। इसके बाद क्या कर देते हैं? वधु धन उत्सव कर देते हैं, और फिर कर देते हैं वधु धन उत्सव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें, हमने क्या कहा कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उनके जो वर्ण होंगे, जो शब्द होंगे, वो सार्थक होने चाहिए। वधु तो समझ में आता है, लेकिन उत्सव नहीं होता है, उत्सव होता है। संधि विच्छेद ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यहां पर वधु है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? वधु, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? उत्सव। अगर यहां पर हम देखें तो वधु नहीं होता, वधु होता है। उत्सव तो सही है, लेकिन वधु हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर वधु है, जो कि वधु होता नहीं है, क्या होता है? वधु होता है। इस तरीके से ये हमारा संधि विच्छेद भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और उत्सव नहीं होता है, क्या होता है? उत्सव होता है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? शब्द रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि वधु धन उत्सव, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो शब्द होंगे वो सार्थक होने चाहिए, वर्तनी की दृष्टि से भी वो सही होने चाहिए, और जिस संधि का हम संधि विच्छेद कर रहे हैं उसके भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। तो आइए इनके हम देखते हैं कि इसमें अगर ये शब्द दोनों सही हैं, मतलब वर्तनी की दृष्टि से भी सही है, तो क्या ये इस संधि का रूल फॉलो कर रहे हैं? आइए इन्हें हम देखते हैं, क्या हम इसको पुनः इसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा दीर्घ उ, और यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? ह्रस्व उ, और दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। और किस संधि से? दीर्घ संधि से। और किस सूत्र से? अकः सवर्णे दीर्घा से। तो यहां से हमें यहां बचा क्या? यहां पर बचा वध, और इसमें से हमने, क्योंकि इसमें से पहले ही स्वर निकल चुका है, इसलिए इसके नीचे हम क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। और फ्रेंड्स इस बात का हमेशा, जिस भी वर्ण के नीचे हलंत है अर्थात वह, यहां से उ निकल चुका है, और यहां बचा क्या है? आधा सा, आधा ता, वा और सा। ये तीन वर्ण इधर बचे हुए हैं और इधर बचा हुआ है। और वही फार्मूला फिर लगेगा जब कोई व्यंजन हो और उसके तुरंत बाद क्या हो? स्वर हो, तो वह स्वर उसी व्यंजन में आके मिल जाता। और यह दीर्घ उ है, इसलिए हो जाएगा वधु, और आधा ता, सा और वा। इस तरीके से आपको फिर वही पुनः वही शब्द प्राप्त हुआ, वधूत्सव। दूसरा उदाहरण समझते हैं, जैसे मातृणम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका
मात धन ऋणम। क्या हो जाएगा? मातृ धन ऋणम। और इस तरीके से अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो जैसे है भूतम। क्या है? भूतम। आप लोग भी कर सकते हैं भूतम। भूतम में आप देखेंगे कि इसमें अगर हमें ये क्लियर हो गया है कि ये दीर्घ संधि है, तो यहां पर हम भू में क्या है? भू। तो भू भी एक अपने में शब्द है और भूधन हम क्या कर देंगे? उत्तम। क्या कर देंगे? भूधन उत्तम। और फिर अगर इसको हम जोड़ना चाहें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? दीर्घ उ, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ह्रस्व उ। और दीर्घ उ ह्रस्व उ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। यहां पे बचा क्या? भू। भू से हमने निकाल दिया है दीर्घ उ, तो यहां पर सिर्फ भा बचा, वो भी ऐसा भा जो स्वर रहित है। और यहां से हमें मिलेगा स्वर रहित ता, फिर पूरा ता स्वर सहित, और ये। अब हम फिर से इसको जोड़ सकते हैं। ह्रस्व उ नहीं है, यहाँ दीर्घ उ है, और ये दीर्घ उ इसी में आके मिलेगा और हो जाएगा भू और ता। हो गया भूतता। इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी दीर्घ संधि समाप्त हो गई। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें।